Hello and welcome to Incredible Abhishek. So we are continuing with our paper 2 topics and हमारा आज का टॉपिक है रेलवे एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी. लास्ट 2 years में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है. बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस हुए हैं रेलवे एक्सीडेंट्स के, इंक्लूडिंग द लास्ट ईयर द बहुत बड़ा वो जो कोरोमंडल एक्सप्रेस का हुआ था और इस बार भी ऑन द सेम डे एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है और एक ऐसा थीम है जिस पे बहुत ज़्यादा चर्चा जो है सो बढ़ी है. तो इसके बेसिस पे आई कैन एक्सपेक्ट कि इस लाइन पे कहीं ना कहीं एक टॉपिक बन सकता है, तो हम इसको कम्प्रिहेंसिवली देखेंगे. तो रेलवे एक्सीडेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हम इसके रिलेटेड कुछ कुछ एस्पेक्ट देखेंगे कि क्या क्या तरीके हैं जिससे रेलवे एक्सीडेंट्स इंडिया में होते हैं, क्या स्टेप्स हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या वे अहेड है. ठीक है, तो बेसिकली इस टॉपिक में सबसे पहले कुछ हम इंसिडेंसेस, कुछ हम चीज़ें देख लेंगे जिसके बेसिस पे एक्सीडेंट्स होते हैं. उनमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अकरिंग जो है वो है डिरेलमेंट, कि ट्रैक से ट्रेन डीरेल हो जाती है. ठीक है, ये सबसे मेजर कॉज है इसका. ये सबसे बेसिक तरीका है जिससे एक रेलवे एक्सीडेंट होता है. ये सबसे ज़्यादा मतलब आइडिकल है कि दिस हैपेंस बिकॉज इतने एडवांसमेंट के बाद टेक्नोलॉजी में दिस इज द मोस्ट बेसिक एरर एंड सबसे मेजर कॉज भी है. डिरेलमेंट इज अ थिंग. एग्जाम्पल जैसे जो जो इश्यूज हैं उसके ट्राई किए हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए जाएं, ऑल्दो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको सारे एग्जाम्पल्स याद रहेंगे, बट इन केस आपको याद रह जाए कुछ भी और आप वो दे देते हैं तो दैट विल बी अ गुड वैल्यू एडिशन. डिरेलमेंट का पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस 2017 में हुआ था. लाइव्स जाते हैं बहुत सारे. डिरेलमेंट इज अ थिंग. कोलिजन बहुत ज़्यादा है जो लास्ट ईयर हुआ था. कोरोमंडल एंड दूसरी जो ट्रेन थी, एक गुड्स ट्रेन लगी हुई थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस थी. तो कोलिजन भी एक बहुत मेजर कॉज है. सिग्नल एरर की बेसिस पे होता है बिकॉज एक ही ट्रैक पे सामने से दो ट्रेन आ गई, इसका मतलब सिग्नल में एरर था. तो गोरखधाम एक्सप्रेस का भी एक एग्जाम्पल है, 2014 में हुआ था यूपी में. सिग्नल फेलियर्स थर्ड रीज़न है, दो थर्ड कॉज है एक तरीके से मेजर एक्सीडेंट्स का. तो सिग्नल फेलियर्स की है. कोलिजन ऑफ टू ट्रेन गए साल वेस्ट बंगाल में, ये एक एग्जांपल हो सकता है. फिर रहता है लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट्स. तो जनरली क्या होता है कि एक सेफ्टी लेवल होता है, तो उसको क्रॉस कर जाने की बेसिस पे रोड्स में एक्सीडेंट हो जाते हैं. तो दूसरा एक क्या है कि लेवल क्रॉसिंग, जो रेलवे क्रॉसिंग्स होती हैं बेसिकली. तो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, अब मान लीजिए ये रेलवे क्रॉसिंग है, अब इस पर ट्रेन आ रही है, बट यहाँ पे जो सिग्नलिंग है वो सिग्नलिंग अच्छे से नहीं आई. सिग्नलिंग नहीं आने की वजह से क्या हुआ, ये तो ओपन ही रह गया रोड, इस पे व्हीकल्स आ जा रहे हैं. तो अब ये तो बहुत मेजर इशू है. तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ है. जैसे इसमें ट्रेन और बस कोलिजन हो गया था कृष्णा नगर कांसीराम डिस्ट्रिक्ट में. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि कांसीराम नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि बसेज यहाँ पे क्रॉस कर रही थी, ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया क्योंकि सिग्नलिंग एरर था. ओवर क्राउडिंग एंड ओवर स्पीडिंग एक मेजर, ये भी एक मेजर कॉज है. 2018 का एग्जांपल इसमें दिया हुआ है अमृतसर ट्रेन एक्सीडेंट का. तो कुछ कुछ मेजर हैं जिसमें आप बस ब्रीफली अपने पूरे थीम में बता सकते हैं कि क्या क्या मेजर कॉजेज हैं, किस तरीके से होता है, क्या डिरेलमेंट हो गया, कोलिजन हो गया, सिग्नल फेलियर हो गया. ठीक है, फिर अब क्या है कि कुछ हम स्कीम्स, मिशंस और इन सब चीज़ों की बात करेंगे, क्या क्या स्टेप्स जो हैं सो अलग अलग तरीके से अलग अलग डोमेन में लिए जा रहे हैं. मिशन जीरो एक्सीडेंट है एक, जिसमें क्या है, इसमें दो सब मिशन है. ये है एलिमिनेशन ऑफ अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग. जैसे अगर कोई ह्यूमन बींग जो वहाँ पे रहेगा क्रॉसिंग्स पे, तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं. तो जीरो एक्सीडेंट मिशन में एक मिशन है, जीरो एक्सीडेंट मिशन आप इसको बोलेंगे, जिसमें हम क्या कहेंगे कि हम एलिमिनेट करेंगे सारे अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को जो जो ब्रॉड गॉज पे हैं. दो तरीके के होते हैं, नैरो गॉज एंड ब्रॉड गॉज. जो कि एक ट्रैक होता है जो मेजरली जो मेजर ट्रेन्स होती हैं वो ब्रॉड गॉज पे चलती हैं और कुछ कुछ नैरो गॉज पे चलती हैं, जिनको छोटी ट्रेन, टॉय ट्रेन्स कह करके भी कभी कभी बोलते हैं. जनरली हिल स्टेशन में होते हैं. तो ब्रॉड गॉज में नेक्स्ट 3-4 साल में हमें करना है. दूसरा है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम. एक हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे जिसमें क्या होगा कि जहाँ भी ये एक टेक्नोलॉजी होगी जो कि सिग्नलिंग जो फेलियर की बेसिस पे कोलिजन्स होते हैं उसको इंप्रूव करेगा. तो मिशन जीरो एक्सीडेंट है. अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैक्स को, सिग्नलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को. उसके बाद क्या है, कुछ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जैसे प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल. फिर उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में. तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर अपग्रेड किया जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा ट्रेन एक्सीडेंट्स के रिगार्डिंग में. कुछ सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना, फॉर एग्जांपल फायर एक्सटिंग्विशर रहना. सबसे पहले क्या होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले फायर लगने के उसमें चांसेस होते हैं. तो इसको एक तरीके से मिटिगेट करना, फायर एक्सटिंग्विशर्स होना, फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम्स होना,
ये सब चीज़ें। कवच सिस्टम बहुत न्यूज़ में रहता है। कवच इज अ सिस्टम, ये एक इंडिया ने खुद डेवलप किया हुआ है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है बेसिक। तो इस सिस्टम, कवच सिस्टम को हमें लगाना है अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर्स में इसको यूज़ करना है। 2024 तक हमारा टारगेट है कि इसको, 2024 का अपडेट है ये, कि अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर पर लगाया जा चुका है। क्या है? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष, कोष का मतलब क्या हो गया? फंड। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा फंड होगा, इसमें रुपीस होंगे, इसमें पैसे होंगे, और इस फंड से क्या किया जाएगा? तो राष्ट्रीय रेल संरक्षण, तो संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन। तो किसी भी तरीके की अगर एसेट को अपग्रेड करना है, कोई सेफ्टी एसेट उसको बेटर करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए जो फंड होगा सो यहाँ से पैसे दिए जाएंगे। कितने का फंड है ये? 1 ट्रिलियन का है। 1 ट्रिलियन रुपीस का ये फंड है। 2017-18 में शुरू किया था, 5 साल के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट मिशन रफ्तार, ये बजट में, रेलवे बजट में 2016-17 में जो है सो इसको लाया गया था। नीति आयोग का ये ब्रेन चाइल्ड है। इसमें क्या करना है कि जो स्पीड है ट्रेन का उसको इम्प्रूव करना है। अब स्पीड इम्प्रूव करने का डायरेक्ट रिलेशन जो है सो सेफ्टी से नहीं हो सकता है, बट होता क्या है कि बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि प्रोलॉन्ग्ड जर्नी अगर रहेगी, तो प्रोलॉन्ग जर्नी का मतलब है कि कोई इंसान 20 आवर्स तक उस ट्रेन में है ना। अगर स्पीड कम है तो मान लीजिए 20 आवर्स लग रहा है ट्रेन में, तो क्या है कि इस 20 आवर्स में हो सकता है कुछ मिस हैपनिंग्स हो जाए अनफॉर्चुनेट, बट अगर जर्नी टाइम कम किया जाएगा तो बेसिकली क्या होगा कि दिस विल बी 12 आवर्स फॉर एग्जाम्पल, है ना। हम तो 50% चांस कर रहे हैं कम करने का, तो आई एम ऑल्सो नॉट डिक्रीजिंग इट टू 10 आवर्स। चलो 12 आवर्स भी अगर मान लेते हैं तो 8 आवर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी कम कर दिया आपने। तो मिशन रफ्तार को भी आप यूज कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स प्राइमरी आप यूज नहीं करेंगे। नीचे जो अलग अलग पॉइंट्स लिखेंगे उसमें लास्ट में लिखेंगे ये सब। रिन्यूअल्स एंड मेंटेनेंस, ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जो भी स्टेप है उस पर काम हो रहा है नहीं हो रहा है तो ऑडिट करना बहुत जरूरी है। कैग ऑडिट करती है रेलवेज को, ठीक है। तो इंडियन रेलवेज को ऑडिटिंग कैग करती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक ऑडिट रिपोर्ट में आप कर सकते हैं कि अब जो ऑडिटिंग होगी वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, आप एक कहीं ना कहीं तरीके से आप सेफ्टी गाइडलाइंस की भी ऑडिट करें, इसकी भी ऑडिटिंग हो कि जो भी सेफ्टी मेजर्स लगाए जा रहे हैं वो किए जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है इंडियन रेलवेज का पैरामाउंट। तो आप अगर ये एस्पेक्ट भी लिखेंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा बर्ड्स आई व्यू की तरफ से भी देख सकता है कैंडिडेट। तो क्यों करेंगे? सबसे पहली चीज तो लाइफ लाइन कहा जाता है रेलवेज को। इतना वॉल्यूम ऑफ पैसेंजर दुनिया की शायद ही किसी रेलवे में डेंसिटी के हिसाब से चलता है। वैसे इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो गुड्स ट्रेन्स हैं या फिर जो लोग भी टू एंड फ्रो ट्रैवल करना, एंड मतलब रेलवे से जुड़ी हुई इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया में इतनी ज़्यादा है कि ये कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी इंडस्ट्रीज, इन सबको इम्पैक्ट करता है रेलवेज। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इकोनॉमिक माइग्रेंट्स का लाइफ लाइन है, मतलब रेलवे के बेसिस पे ही बहुत ज़्यादा इंटर स्टेट माइग्रेशन होता है। आज के दिन में भी लोगों का एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सबसे प्राइमरी जो ट्रांसपोर्टेशन मेथड है वो रेलवे है। इसका रेपुटेशन और पब्लिक ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। रेलवेज को सबसे सेफेस्ट लोग मानते हैं, लोगों के कल्चरल, बिकॉज एक तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, हमेशा से है, आज़ादी के पहले से है, तो इस वजह से एक कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बन गया है रेलवेज पे। इंटरनेशनल कंपैरिजन किया जाए तो कहीं ना कहीं रेलवेज में जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली है आने वाले समय में, स्पेशली जो वेस्ट ने और जापान वगैरह ने, तो उससे हुआ क्या है कि लोगों को लगा है कि इसमें जो सेफ्टी बढ़ गई है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि दूसरा और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो मेजर है वो है रोडवेज, एंड एक है एयरवेज। अब कहीं ना कहीं जो अब हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें रोडवेज और एयरवेज बढ़ रहा है, प्रोमिनेंट है, बट रेलवेज का इंपॉर्टेंस क्यों इतना आ जाता है? बिकॉज अभी भी हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास है और जो लोअर मिडिल क्लास है, सो कॉल्ड लोअर मिडिल क्लास, उनकी नंबर बहुत ज़्यादा है। अब रोडवेज का प्रॉपर यूजेज दो तरीके से हो सकता है। एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी हो सकता है, नो डाउट, और दूसरा क्या हो सकता है कि अपने ओन व्हीकल से हो सकता है। अब दिस इज नॉट अ ट्रेट, ओन व्हीकल इज नॉट अ ट्रेट ऑफ सो कॉल्ड लोअर मिडिल क्लास। एंड जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लाइक बसेज हैं, दे आर नॉट वेरी मच कंड्यूसिव एंड कंफर्टेबल फॉर अ लॉन्गर जर्नी, तो ये एलिमिनेट हो जाता है कहीं ना कहीं। एयरवेज, ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड, एक तो कनेक्टिविटी, क्या एवरी सिटी में एयरपोर्ट्स नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि द कॉस्ट,
तो कहीं ना कहीं रेलवेज इन सब चीज़ों को, हर जगह रेलवे स्टेशन की डेंसिटी है, रेलवे स्टेशन हर 40-50 किलोमीटर पे आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में। दूसरी चीज़ क्या है कि अफोर्डेबिलिटी है, क्रॉस सब्सिडाइजेशन से चलता है रेलवेज, तो कहीं ना कहीं पैसे जो हैं वो कम लगते हैं। आप रेलवे टिकट लेंगे तो उसमें होगा ना कि आपके ट्रैवल कॉस्ट का ओनली 57% जो है सो चार्ज किया जाता है आपसे, 43% इज नॉट चार्ज, तो क्रॉस सब्सिडाइज होता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंस रेलवे का बहुत बन जाता है। कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, टेक्निकल ग्लिचेस, सिस्टम फेलियर्स चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी में उतना हमारा अभी कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन नहीं है, हमारे पास स्किल सेट की कभी कभी कमी आ जाती है रेलवेज में। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि फंडिंग की दिक्कत रहती है, कि टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में कहीं ना कहीं फंडिंग का बहुत बड़ा रोल है, वो कहीं ना कहीं कम रहता है। दूसरा क्या है कि थोड़ी बहुत रोल बहुत बार ब्यूरोक्रेसी की वजह से भी मानी गई है, इसी वजह से हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे पे भी जा रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज गोइंग ऑन। तो ये सब चीज़ें हैं जो चैलेंजेस हैं कहीं ना कहीं। कंजेशन एंड ओवर क्राउडिंग एक बड़ा मेजर चैलेंज है, कंजेशन एंड ओवर क्राउडिंग। अब इतना ज़्यादा कंजेशन है, इतने ज़्यादा आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, स्पेशली अगर आप मेजर सिटी जैसे दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे आप अगर चले जाओ, आप कंजेशन देखो, आप ओवर क्राउडिंग देखो, उसको मैनेज करना दो तरीके से होता है, एक तो वेरी डिफिकल्ट, और दूसरा अगर उसको मैनेज करना है तो इट रिक्वायर्स रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए उसको। तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक चैलेंज देता है हमें, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स और उसकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि एक रेलवे एक्सीडेंट ऐसे तो एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और एक भी नहीं होना चाहिए, बट द प्रॉब्लम इसकी, अगर एक रेलवे कोच में अगर 70 लोग हैं और दूसरे रेलवे कोच में 200 लोग हैं और एक तीसरा रेलवे कोच है जिसमें मे बी 20 लोग हैं, इन तीनों में से किसी का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये 200 वाले का एक्सीडेंट होता है तो दिस विल बिकम अ ह्यूज डिजास्टर। और क्यों है इसमें 200 लोग? बिकॉज ये हो सकता है एक जनरल कोच हो, उसमें आप देखते हैं जनरल कोच का, अगर आपने आप में से किसी ने ट्रैवल किया होगा या कभी देखा होगा तो आपको पता है कि उस कोच में कितने ज्यादा लोग भरे पड़े होते हैं, वॉशरूम तक में 5-5 लोग बैठे हुए होते हैं। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, दिस इज ये इतना अगेंस्ट है ह्यूमन डिग्निटी के। बट ये क्या, तो इसी वजह से ये जो कंजेशन एंड ओवर क्राउडिंग है, ये रेलवे एक्सीडेंट को, जो कि एनीवेज बहुत गलत चीज़ है, कभी नहीं होनी चाहिए, बट ये रेलवे एक्सीडेंट को ओवर क्राउडिंग कहीं ना कहीं डिजास्टर बना देता है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों की एक कोच में 20 लोग की भी जान उतनी ही इंपॉर्टेंट है। बट द थिंग इज कि अगर वहां पे होता है तो इट इज अ वेरी कंडेमनेबल इंसिडेंट बट नॉट अ डिजास्टर, बट दिस इज अ डिजास्टर। तो ये सब चीज़ें हैं, ये कुछ चैलेंजेस आती हैं, कुछ कंप्लायंस रिलेटेड चैलेंजेस हैं, कुछ ह्यूमन एरर रिलेटेड चैलेंजेस हैं, कुछ सेफ्टी सिस्टम की दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, अब कवच का हमने देखा ओनली 1400 या 1500 किलोमीटर्स में जो है सो कवच सिस्टम है, तो दैट इज नॉट इवन अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन रेलवे आर्किटेक्चर। तो ये सब चीज़ें जो हैं सो चैलेंजेस तो बहुत बड़ा हैं ये सब में। और भी बहुत सारे चैलेंजेस में दिए हुए हैं, ट्रैफिक बढ़ गया है, कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है जो स्लो हो रही है, और अपग्रेडेशन में दिक्कत है। अब रेलवे का अगर आपको ब्रॉड गॉज करना है तो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड भी बहुत दिक्कत आई है, न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत कवर हो रहा था। कुछ वे फॉरवर्ड्स हैं, क्या कर सकते हैं, तो वे फॉरवर्ड्स में हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसे एक्सीडेंट होता है तो उसका तो इन्वेस्टिगेशन बहुत थॉरो होना चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन थॉरो होना चाहिए। उससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजिकल फेलियर है या फिर कोई ह्यूमन एरर है या कोई अदर फेलियर है, उन सब के बिहाइंड का जो क्या रीज़न था, इन सब के बैकग्राउंड का, वो रीज़न का मैपिंग होना चाहिए। उस रीज़न के मैपिंग के बाद उसका सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जब प्रॉपर होगी, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से होगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, कुछ जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की हमने बात करी थी, इन सब का मेंटेनेंस होना चाहिए। कहीं ना कहीं रेलवे में फीडबैक मैकेनिज्म जो है उसको बेटर करना चाहिए। जो फीडबैक मैकेनिज्म है, लोगों को अगर लग रहा है, बहुत बार क्या होता है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर फैसिलिटी नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, तो उनको ये फीडबैक देना का एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए कॉन्क्रीट, की लोग बोलें और उससे इमीडिएटली इस चीज़ को सॉल्व किया जाए। तो ये सब हो सकता है। स्टाफ जो है उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, वो सेंसिटिव बने। फंडिंग की एलोकेशन भी किया जा सकता है, जैसे कि हमने देखा था राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष जो हमने देखा था 1 ट्रिलियन का फंड है। एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर के आए आप, टेक्नोलॉजी जो है सो आप उसके लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे।
ये सब चीज़ें करें और इस बेसिस पे कहीं ना कहीं हम एक बेटर रेलवे आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है जो हमने इससे पहले देख लिया है। और तो यही सब है, एक जगह सारा दिया हुआ है, क्रक्स यही है, आप इसको अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो और आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। एक प्रोबेबल टॉपिक हो सकता है ये इस बार। तो ओके, थैंक यू।